नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 18 सितंबर 2020। चलिए फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो कवर करने हैं। आज हम जो पहला टॉपिक कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन एंड कोलर रिलीफ प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के बारे में। फिर हम देखेंगे डिजिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सोलर साइकिल के बारे में कि सोलर साइकिल क्या होती हैं, इन्हें हम डिटेल से समझेंगे। ऑलराइट, फिर हम देखेंगे कलिंगा फ्रॉग इन वेस्टर्न घाट के बारे में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला आर्टिकल अपन देखते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन एंड कोरल रीफ प्रोग्राम। ठीक है, कंटेस्ट क्या है कि रिसेंटली G20 की इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीट हुई थी। यहां पर क्या डिसीजन लिया गया कि एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया जो कि किसके अगेंस्ट होगा कि हमें लैंड डिग्रेडेशन को कम करना है और कोरल रीफ का प्रोटेक्शन करना है। ऐसा ही प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ठीक है, ये जो पूरी मिनिस्ट्रियल मीट हुई थी इसकी प्रेसिडेंसी किसने ली थी? तो सऊदी अरेबिया ने। ऑलराइट, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा G20 के बारे में। ठीक है, देखिए G20 जो है वो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है। ठीक है ना, एक्चुअली में 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर बताइएगा कि यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज हैं। ठीक है, रिसेंटली। ऑलराइट, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है G20 का? तो देखिए इसका कोई ऐसा ऑफिशियल हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है ना, ये एज वर्क काम करता है एज अ फोरम। ठीक है, ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फोरम की तरह काम करता है, इसलिए इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, इसकी जो मीटिंग्स होती हैं वो अलग अलग जगह पर, अलग कंट्रीज जो उसके मेंबर्स हैं वहां पर ऑर्गेनाइज होती रहती है। ठीक है, इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके एंड द यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इसका एक बार आप नजर मार लीजिएगा इसकी कंट्रीज पर भी, कौन कौन सी इसकी कंट्रीज जो है उसकी मेंबर हैं। ऑलराइट, चलते हैं आगे और इस इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो इनिशिएटिव है ना वो फोकस करता है मेनली कोरल रीफ के बारे में और लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। ठीक है, हमें इन दोनों चीजों को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, देखिए कोरल रीफ के बारे में तो हम पहले भी एक आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उस आर्टिकल्स को आप देख लीजिएगा। अगर आप हमारे डेली न्यूज को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा हम कोरल रीफ को जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस आर्टिकल में यहां पे डिस्कस करते हैं लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है? देखिए लैंड डिग्रेडेशन यानी कि लैंड का खराब होना। ठीक है, अब ये बहुत सारे रीजन है इसके जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। ठीक है, यहां पे दो पॉइंट आप समझ के चलिए। लैंड डिग्रेडेशन सबसे पहले तो फॉरेस्टेशन कम होना। ठीक है ना, डिफॉरेस्टेशन होना, यानी कि एक और होता है डेजर्टिफिकेशन, लैंड का डेजर्टिफिकेशन होना। जो आपका लैंड है जहां पर आप खेती कर रहे हो, रह रहे हो, घर बना रहे हो, इत्यादि जो चीजें कर रहे हो वो डेजर्टिफाइड हो रहा है, यानी कि वहां पे जो डेजर्ट आ रहा है। ठीक है, अगली चीज होती है डिग्रेडेशन लैंड का। वो अलग अलग फैक्टर से होता है, जैसे कि जो लैंड की जो ऊपर की लेयर होती है, जैसे हम ह्यूमस की लेयर कहते हैं, जो कि रिच इन न्यूट्रिएंट होती है। ठीक है, उसका जाना, ठीक है ना, वो वहां से हट जाए। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग चीजों से लैंड डिग्रेडेशन होता है। यहां पर ह्यूमन एक्टिविटी भी रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही साथ क्लाइमेटिक वेरिएशन भी रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। ठीक है, कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो लैंड डिग्रेडेशन करते हैं? जैसे कि लैंड क्लियरेंस। ठीक है, हम लैंड को क्लियर कर देते हैं, है ना, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, फॉरेस्ट की कटिंग हो जाती है। ठीक है, उससे भी डेजर्टिफिकेशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर डिप्लीशन, है ना, ऑफ, यानी कि जो ऊपर की रिच लेयर है, ठीक है, जो ह्यूमस की लेयर है उसका हट जाना। ठीक है, अब ये जो फार्मर्स होते हैं ना उनकी अलग अलग प्रैक्टिसेस के कारण होता है, जैसे कि ओवर इरिगेशन कर देते हैं वो। ठीक है ना, लैंड को ओवर इरिगेट कर देते हैं, जिसकी जितने पानी की जरूरत नहीं है उससे ज़्यादा पानी वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है ना, लाइफ स्टॉक इंक्लूडिंग ओवर ग्रेजिंग के कारण भी होता है। ठीक है, फिर होता है इनअप्रोप्रिएट इरीगेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर है अर्बन सॉल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट। ठीक है ना, लैंड का जो है वो कमर्शियल डेवलपमेंट अब ज़्यादा होने लगा है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम ज़्यादा चलते हैं। ठीक है ना, व्हीकल ऑफ रोडिंग। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना, क्वारिंग ऑफ स्टोन, सैंड एंड ओर्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है,
अब डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए इंडिया ने कौन कौन से मेन स्टेप्स उठाए हैं इनको समझते हैं। सबसे पहला है आपका डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। इसके बाद है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम विच इज नाउ सबस्यूम्ड अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, एक ही प्रोग्राम है। फिर है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, ठीक है ना, नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया, ठीक है। अब इसको मर्ज कर दिया गया किसके अंदर, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर, ठीक है। फिर नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, फिर सॉइल कंजर्वेशन इन द कैचमेंट ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑन फ्लड प्रोन रिवर्स, ठीक है। उसके बाद है आपका अगला प्रोग्राम है नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर फॉर्डर एंड फीड डेवलपमेंट स्कीम, कमर्शियल एरिया डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। ये पॉइंट्स हैं जो कि लैंड डिग्रेडेशन को कंजर्व करना चाहते हैं, ठीक है। इन प्रोजेक्ट की मदद से हम लैंड डिग्रेडेशन को कम करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट से रिलेटेड, ठीक है। देखिए कंटेस्ट ये है, रिसेंटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी एक रिपोर्ट में डाटा में बताया है कि टोटल 3005 केसेस को रजिस्टर किया गया कंट्री में अंडर, ठीक है, अंडर एंटी टेररिस्ट लॉ अनफुल एक्टिविटीज, ठीक है। और टोटल जो है 3974 लोगों को अरेस्ट किया गया है इस एक्ट के अंदर, ठीक है ना। कब से कब तक के टाइम पीरियड में, तो 2016, 17 और 18 में, ऑलराइट, ठीक है। कंटेस्ट ये था। अब हम थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए इस एक्ट को पास किया गया था 1967 में, ठीक है। इसका मकसद ये था इस एक्ट को पास करने का कि इंडिया में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो हैं, ठीक है, जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि अनलॉफुल है उन्हें प्रिवेंट करना, ठीक है ना, उन्हें होने से रोकना, ठीक है। अब इस एक्ट में एक बहुत स्पेशल प्रोविजन है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं वो क्या क्या होंगी, ठीक है ना, वो इस एक्ट में बताया जाता है। और ये डिसाइड कौन करता है, वो डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा पावर है कि वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी को अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड कर सकता है, इस एक्ट में इंक्लूड कर सकता है, बस एक ऑफिशियल गैजेट से उन्हें डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। इस एक्ट में इट हैज डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज द हाईएस्ट पनिशमेंट, ठीक है। आपको इसके एक्ट के अंदर फांसी भी हो सकती है, ठीक है। अब कुछ की प्रोविजन डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो एक्ट है इसमें आप बोथ इंडियंस और फॉरेनर दोनों को ही आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंडिया के बाहर है, ठीक है ना, इस समय इंडिया की लैंड पर नहीं है, बाहर है, किसी और देश में ऐसी कोई एक्टिविटी करता है जो इंडिया के अगेंस्ट है, ठीक है ना, अगर वो इंडिया वापस आएगा तो उसको फिर से अरेस्ट किया जा सकता है इस एक्ट के अंदर। यानी कि क्राइम इज कमिटेड ऑन द फॉरेन लैंड इज आल्सो कंसिडर्ड अ क्राइम अंडर अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर क्या होता है, देखिए जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं वो क्या कर सकती हैं, चार्जशीट फाइल करती हैं, ठीक है। और मैक्सिमम 180 डेज आफ्टर द अरेस्ट एंड द ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर आफ्टर इंटीमेटिंग द कोर्ट, ठीक है ना। मतलब कि उसकी जो अरेस्ट होती है व्यक्ति की वो 180 डेज तक बढ़ाई जा सकती है इस एक्ट के अंदर, ऑलराइट, ठीक है। रिसेंटली 2019 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे। सबसे पहला तो इस एक्ट के अंदर किसी भी इंडिविजुअल को भी एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। अगला है कि जो आपकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है उसको अभी अधिकार दे दिया गया है कि वो ऐसी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज की गई हो, ठीक है। अगला है कि अब जो है एनआईए का कोई भी ऑफिशियल जो कि इंस्पेक्टर और उसकी अबव रैंकिंग पर है वो केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है जो कि टेररिज्म से रिलेटेड होगा, ऑलराइट। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए हैं इस एक्ट के अंदर, ठीक है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है दिजीबूती कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड। सबसे पहले तो आप दिजीबूती की लोकेशन देख लीजिए। देखिए ये आपका है गल्फ ऑफ एडान, यहाँ पर है आपका ये साउथ, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहाँ पर है आपका वेस्ट एशिया, ठीक है ना, ये वेस्ट एशिया का जो पार्ट है। यहाँ पर कहीं है आपका दिजीबूती, ठीक है ना। दिजीबूती जो है वो गल्फ ऑफ एडान के करीब है और यहाँ पे रेड सी जो है उसकी बाउंड्री भी दिजीबूटी को टच करती है, ऑलराइट। तो ये लोकेशन आप इसकी याद रखिएगा। इसके पास में यहाँ पर इथोपिया है, फिर यहाँ पे सोमालिया है, ऑलराइट। इस साइड अगर हम आ जाएं तो यमन है, ओमान है। ये लोकेशन आप इसकी याद रखिएगा, ठीक है। ओमान जो इसको टच नहीं करता है,
और यमन भी इसको टच नहीं करता है। बीच में जो है यहाँ पे ओशन है, ठीक है ना, वाटर एरिया है, ठीक है, लेकिन उसके अपोजिट में यमन है। यह पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब कंटेस्ट यह है कि इंडिया ने जो है रिसेंटली डीजीबूटी कोड ऑफ कंडक्ट को ज्वाइन कर लिया एज इट्स ऑब्जर्वर मेंबर, ठीक है। डीजीबूटी कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो रिलेटेड है कि हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी इंक्रीज करनी है इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि जो इंडियन ओशन रीजन में यहाँ पर अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं जो कि अनलॉफुल होती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि कई बार जो पायरेट्स होते हैं आपके, वो शिप्स को लूट लेते हैं, ठीक है। फिर पायरेसी की काफ़ी ज़्यादा समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है कि पायरेसी की जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए डीजीबूटी कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आया गया था, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। इसको कब अडॉप्ट किया गया था? तो 29 जनवरी 2009 में इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। और इसको किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है? तो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, इसने इस पूरे डीजीबूटी कोड ऑफ कंडक्ट को इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आर्म्ड रॉबरी, पायरेसी वगैरह की इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, उनको रोकना, ठीक है। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो कि है जेदा अमेंडमेंट, ठीक है। इसमें क्या किया गया था? इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिसको डीजीबूटी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था, जैसे कि आपका था ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है ना, इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, ठीक है, एंड बिल्ड नेशनल एंड रीजनल कैपेसिटी टू एड्रेस वाइडर मैरीटाइम सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है ना। तो इन एक्टिविटीज़ को उसमें इंक्लूड कर दिया गया था ताकि और बेहतर तरीके से इसकी फंक्शनिंग की जा सके, ठीक है। देखिए इसके जो मेंबर्स हैं ना कंट्रीज़, वो ये सारी हैं जो कि रेड से मार्क है ना, वो सारी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिए एक बार उनकी लोकेशन, ठीक है। ये पूरा वेस्ट एशिया जो है वो इसका मेंबर है, इराक, ईरान वगैरह, सीरिया, इनको छोड़ के, ठीक है। इजराइल भी इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। इजिप्ट, सूडान, ये सारी बाकी जो है वो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन आइलैंड्स के मेंबर्स हैं। एक बार सारी लोकेशन आप देख लीजिएगा कौन कौन सी कंट्रीज इसके मेंबर हैं, ठीक है। इंडिया के साथ जापान, नॉर्वे, यूके एंड यूएसए को इसका ऑब्जर्वर मेंबर का स्टेटस दिया गया है, ठीक है ना। परमानेंट मेंबर्स नहीं है, ये ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, ऑलराइट, ठीक है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है सोलर साइकिल से रिलेटेड। देखिए कंटेस्ट ये है कि नासा के साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने बताया है कि जो सन है वो अपनी सोलर साइकिल 25 के अंदर प्रवेश कर रहा है, ठीक है। देखिए सोलर साइकिल क्या होती है आपको ये समझना जरूरी है। सबसे पहले क्या होता है, सन के अंदर ना हॉट गैसेज होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब क्या होता है कि जो हॉट गैसेज होती हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकली चार्ज होने के कारण जब वो मूव करती हैं तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं। ये बात आपको पता होगी कि जो भी चार्ज पार्टिकल होता है अगर वो मूव कर रहा है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, ठीक है। वैसा ही कुछ सन के अंदर होता है, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो एक साइकिल की फेज में जाती हैं, ठीक है ना। जैसे ये आपका सन है, ठीक है, तो वो ये जो ना एक साइकिल कंप्लीट करती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो पूरी एक साइकिल कंप्लीट करती हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम सोलर साइकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि हर 11 साल बाद सन की जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, जो इसकी ये साइकिल होती है, वो कंप्लीटली फ्लिप हो जाती है। फ्लिप यानी कि मान लीजिए आपका सन है, इसका यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, ठीक है। तो जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो कंप्लीटली फ्लिप हो जाती हैं। अभी नॉर्थ टू साउथ है मैग्नेटिक फील्ड, फिर क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ हो जाएंगी। यानी कि क्या होगा कि ये जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ साथ इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के बारे में आपको पता होगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल वो मूव करती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो रही है तो इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी फ्लिप कर जाते हैं, ठीक है। अभी तक एस्ट्रोनॉमर्स ने 24 सच साइकिल्स को डॉक्यूमेंट किया है, यानी कि उनको रिपोर्ट किया है। अब रिसेंट जो लास्ट साइकिल थी वो 2019 में एंड हो गई थी, यानी कि 2019 में एक नई सोलर साइकिल की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। अब ये 11 साल तक रहने वाली है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है इंडिया पर? तो देखिए ये जो है, सबसे पहले तो हमारा जो रेडियो कम्युनिकेशन में उसमें इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इसके कारण एक लाइट जनरेट होती है जिसको हम ऑरोरा के नाम से भी जानते हैं, वो आप देख सकते हैं इंडिया से बोल रहा हूं, जो अर्थ पर है, अर्थ पर ऑरोरा फीचर होता है, ऑलराइट, ठीक है।
फिर ये हमारे सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन हमारा होता है उसमें भी ये प्रभाव डाल सकता है। साथ ही साथ रेडिएशन जो होती हैं, ये अपने साथ रेडिएशन भी एमिट करता है, जो कि जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं हमारे स्पेस में उन्हें हार्म पहुंचा सकती हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो फिर ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सोलर साइकिल के बारे में। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है कलिंगा फ्रॉग इन वेस्टर्न घाट से रिलेटेड। ठीक है, देखिए रिसेंटली साइंटिस्ट ने पाया है कि ये जो आपका कलिंगा क्रिकेट फ्रॉग होता है, इसका पूरा नाम है कलिंगा क्रिकेट फ्रॉग, ठीक है, उसकी ऊपर एक मॉर्फोलॉजिकल फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी पाई गई है। ठीक है, अब ये होता क्या है मॉर्फोलॉजिकल फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी, और ये पहली है इस तरह की। ठीक है, इससे पहले कहीं और ये नहीं देखने को मिला था। अब ये फीचर होता क्या है, देखिए आपको पता होगा जो हमारा क्लाइमेटिक टाइप है, जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, एनिमल्स क्या करते हैं, वो अपने आप को, इस फ्रॉग ने क्या किया, स्पेशली इस फ्रॉग ने, ठीक है, इस फ्रॉग ने क्या किया है, अपने आप को क्लाइमेट चेंज के रेजिलेंट बना लिया है। मतलब कि जैसा क्लाइमेट होता है उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्स करता है और अपने ऊपर एक लेयर डेवलप करता है, एक फीचर डेवलप करता है, जिसे हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। ठीक है ना, यानी कि ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने जो है फीचर्स को चेंज कर लेता है। ठीक है ना, तो ये पूरा आर्टिकल था फ्रेंड्स जो हमने डिस्कस किया। आज के हमारे डिस्कशन में बस इतना ही है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं होमवर्क में, तो यहां पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहां पर है, ठीक है ना, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, वीडियो को पॉज कर और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है ना, जितने ज्यादा लोगों की आप हेल्प कर पाएं उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर द डिस्कशन, आई विल सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।